नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अनुसंधान अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड का 6 वीडियो में 10-10 प्रश्नों का पूर्ण पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उसी कड़ी में यह वीडियो नंबर 5 है। इस कड़ी के अन्य 4 वीडियो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और पेपर 1 के अन्य वीडियो हेतु आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के बड़े प्यार से चैनल सब्सक्राइब करें व न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि परिकल्पना के बारे में सत्य कथन छाटे, यानी कि हाइपोथेसिस के बारे में बोल रहा है सत्य कथन छाटने के लिए। तो इसके हम पहले विकल्प की ओर देखें तो पहला विकल्प कह रहा है कि परिकल्पना का तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समाधान पर विचार करना है। परिकल्पना जो होता है वह किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। सबसे पहला क्या होता है? समस्या की पहचान करना। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात उसमें कारणों तथा कार्य कारण संबंध में पूर्ण चिंतन कर लिया गया है। अर्थात क्या मतलब, अमुक समस्या का यह कारण हो सकता है, यह निश्चित करने के बाद उसका क्या हो जाता है? परीक्षण आरंभ हो जाता है। तो जो पहला कथन है कि परिकल्पना का तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समाधान पर विचार करना है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है अनुसंधान कार्य परिकल्पना के निर्माण व उसके परीक्षण की प्रक्रिया है। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है कि परिकल्पना निर्माण के बिना न तो कोई प्रयोग कर सकता है, न ही कोई वैज्ञानिक अनुसंधान संभव है। तीसरा है यह एक तर्कपूर्ण कथन है जिसकी वैधता की परीक्षा हो सकती है, यह सिद्ध भी हो सकती है या गलत भी। तो ये जो परिकल्पना होता है ये बोल रहा है कि ये तर्कपूर्ण कथन है। बिल्कुल, परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। तो इसका हम इसी का परीक्षण ही करते हैं। कभी कभी यह सही होता है और कभी कभी यह गलत साबित होता है। परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। बिल्कुल, अपने मूल रूप में परिकल्पना क्या है? एक अनुपम अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे अनुसंधान का आधार बनती है। अंततः परिकल्पना किसी भी समस्या के लिए सुझाया गया वह उत्तर है जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती है। यह दो या दो से अधिक चरों के बीच किस प्रकार का संबंध है ये दर्शाता है। दो या दो से अधिक चरों के बीच किस प्रकार का संबंध है इंगित करता है तथा अनुसंधान के विकास का उद्देश्यपूर्ण आधार भी है। तो ये जो जितने इसके विकल्प थे परिकल्पना हाइपोथेसिस के बारे में, इसमें सारे के सारे विकल्प आपके सही है। तो इसलिए इसका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिकल्पना के स्रोतों में आते हैं समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन, व्यक्तिगत अनुभव, अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा, पूर्व में हुए अनुसंधान। तो परिकल्पना के स्रोत पूछ रहा है। तो पहला है समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन। तो आपको बताओ कि समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके ही उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। जब तक आप लिटरेचर नहीं देखेंगे अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, तब तक आप क्या मतलब कोई समस्या क्रिएट कीजिएगा या परिकल्पना आप हाइपोथेसिस कुछ रिसर्च के बारे में आइडिया लगाइएगा, कुछ कीजिएगा। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव भी परिकल्पना का आधार होता है, पर जो नया रिसर्चर होता है उसके लिए ये व्यक्तिगत अनुभव परिकल्पना में बहुत काम नहीं करता है, लेकिन परिकल्पना निर्माण में। लेकिन जो पुराने रिसर्चर होते हैं उनका तो पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत काम देता है परिकल्पना निर्माण करते वक्त। अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा। बिल्कुल, जो कोई भी विशेषज्ञ होता है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है, उससे अगर हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो हमको परिकल्पना के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप लोग जो रिसर्च करने के आरंभ करते हैं, पीएचडी में जाते हैं, तो आप जो
समस्या का चयन जो होता है, टॉपिक के चयन वाली बात होती है, वो आप अपने टीचर से पूछते हैं, आप अपने सर से चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारा अनुभव होता है। उनको वो क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो वो हमें कुछ आइडिया देते हैं। उनको ढेर सारी समस्याओं के बारे में भी जानकारी होती है, क्योंकि ढेर सारा साहित्य का सर्वेक्षण किए रहते हैं, खूब पढ़े रहते हैं, इसलिए उनको परिकल्पना निर्माण में कोई ज़्यादा खास समस्या नहीं होती है। तो 42 नंबर हमारा प्रश्न था, इसमें भी सारे के सारे विकल्प सही है। 43, एक उत्तम परिकल्पना की विशेषताओं में आते हैं, मतलब एक बढ़िया परिकल्पना की बात कर रहा है, उसकी विशेषताओं में क्या क्या आते हैं। पहला है परिकल्पना जचनीय हो। देखिए, अच्छी परिकल्पना की ये पहचान होती है कि उसके जांच के बाद यह निश्चित किया जा सके कि यह सही है या गलत है। अगर जांच ही ना कर पाएंगे तो फिर परिकल्पना किस बात का, क्योंकि परिकल्पना जो हम कुछ भी अपने दिमाग में रखते हैं, साहित्य का सर्वेक्षण किए, जैसे कि हम शोध कर रहे हैं गांव के बच्चों और शहर के बच्चों के बारे में, तो कुछ उससे रिलेटेड सर्च किए, साहित्य का सर्वेक्षण किए और उसके बारे में एक अपना परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाए कि गांव के बच्चे मैथ्स में शहर के बच्चों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो हम ऐसे साहित्य का सर्वेक्षण कर लिए, ठीक। अब इससे रिलेटेड हम परिकल्पना भी अपना बना लिया, फिर इससे रिलेटेड हम अपना रिसर्च करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हाइपोथेसिस होगा कि गांव के बच्चे शहर के बच्चों से मैथ्स में ज़्यादा तेज होते हैं, तो इसकी जो जांच करेंगे तब ना परिकल्पना। अगर जांच ही नहीं हो सकेगी तो फिर काहे की परिकल्पना। तो परिकल्पना क्या होनी चाहिए, जचनीय होनी चाहिए, यह मितव्ययी हो। बिल्कुल, इसको हम ऐसी परिकल्पना का निर्माण करें, ऐसी परिकल्पना करें कि वो उसके जांच करने में समय, धन व श्रम कम खर्च हो और सुविधा अधिक मिले, क्योंकि ये सब अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम रिसर्च को पूरा करने में शायद ही सफल हो पाए। तीसरा विकल्प है, यह किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित हो, सिद्धांत व तथ्य पर आधारित हो। बिल्कुल, परिकल्पना हमेशा किसी न किसी सिद्धांत या तथ्य पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि बिना सिद्धांत या बिना तथ्य के हम ये मतलब कि कुछ भी ऐसे नहीं परिकल्पना बना सकते हैं कि कुछ भी बोल देंगे कि जैसे कि हम ऐसे बोल दे कि जो लोग, मान लीजिए कि जो लोग काले रंग के होते हैं वो गोरों से अधिक हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई। ये रंग के आधार पर हम बोल दे कि मतलब कि परिकल्पना बना ले, तो ये एकदम गलत है। रंग कोई बेस ही नहीं, ये कोई थ्योरी नहीं हुआ, तो ये परिकल्पना हमारी गलत हो जाएगी। ऐसी परिकल्पना नहीं हो सकती। हमें परिकल्पना कोई सिद्धांत या तथ्य पर आधारित हो, जिसमें कुछ फैक्ट हो। अब रंग पे तो आप विनम्रता नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि रंग से मन का तो संबंध नहीं है, मन अलग है। जो गोरे में हो चाहे काले रंग के लोगों में हो, मन तो दोनों में अलग अलग हो सकता है। तो हम रंग के आधार पर मन का तो डिसीजन नहीं ना ले सकते हैं कि विनम्र हो या कठोर हो। तो इसलिए जो भी परिकल्पना हो वो किसी सिद्धांत पर या फैक्ट पर आधारित होना चाहिए। इस तरह से बोल सकते हैं कि काले रंग के लोगों में गोरे रंग के लोगों से ज़्यादा मेलेनिन जो होता है वो होता है। तो इसके पीछे फैक्ट है कि त्वचा में मेलेनिन ही होता है शायद, वो तत्व जिसके कारण लोगों का रंग वेरी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी जो हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं तो वो फैक्ट पे आधारित होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी कर ले। तो कुछ भी ना करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हो, ढेरों लिटरेचर का अध्ययन करते हैं, फिर हम किसी एक हाइपोथेसिस पे, कोई समस्या पे पहुंचते हैं, उसी हिसाब से परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अब है अगला विकल्प, परिकल्पना संप्रयात्मक रूप से ज़्यादा स्पष्ट न हो। अब परिकल्पना संप्रयात्मक रूप से ज़्यादा स्पष्ट न हो। अब संप्रयात्मक का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे ही वर्ड्स और सेंटेंस आपको यूजीसी नेट एग्जाम में रहते हैं, बहुत ही भारी भारी वर्ड लगता रहता है,
तो हम जितना पढ़ते हैं धीरे धीरे आसान होता है। तो आपको बताओ, संप्रयात्मक रूप से स्पष्ट मतलब होता है परिकल्पना क्या होनी चाहिए, व्यवहारिक व वस्तुनिष्ठ ढंग से परिभाषित होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि इससे अधिकतर लोग सहमत हो। ऐसा ना हो कि हमारी जो परिभाषा हो या परिकल्पना हो व्यक्तिगत सोच की उपज हो, जो सिर्फ मैं ही समझ सकूं, तो ये फिर गड़बड़ बात हो जाएगी। क्योंकि रिसर्च होता है वो निजी चीज़ के लिए नहीं होता है। रिसर्च रिलेवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, मतलब कि उससे से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, समाज को फ़ायदा हो सके, देश को फ़ायदा हो सके, इस टाइप की रिसर्च होनी चाहिए। तो सिर्फ हम समझेंगे, लोग हमारी बात को समझेंगे नहीं, तो फिर रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हाइपोथेसिस होना चाहिए ये संप्रयात्मक रूप से ज़्यादा स्पष्ट होनी चाहिए, न कि न स्पष्ट वाली बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें नंबर 4 विकल्प गलत है। विकल्प ए, बी और सी ये तीनों इसके सही विकल्प होंगे। अब है साधारण परिकल्पना का तात्पर्य है। साधारण परिकल्पना का तात्पर्य पूछ रहा है, जिसमें 2 चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें 3 चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें 4 चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या सभी विकल्प सही है। तो अब बताओ कि परिकल्पना के बारे में आपको ये मैं बता दूं कि जो साधारण परिकल्पना होती है इसमें चरों की संख्या मात्र 2 होती है, यानी कि विकल्प ए जो है ये सही है। इसमें 2 चरों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आपको हम बताएं कि जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों को सीखने में पुरस्कार का सराहनीय प्रभाव पड़ता है। बच्चों को सीखने में पुरस्कार का यानी रिवार्ड या प्रबलन का सराहनीय प्रभाव पड़ता है, या सीखना व पुरस्कार 2 चर है, यानी कि पुरस्कार देंगे तो सीखेगा, यानी कि 2 चर के बीच संबंध का अध्ययन करें, जितना ज़्यादा पुरस्कार होगा सीखना उतना बढ़ेगा। तो सीखना और पुरस्कार 2 चर है, इनके बीच क्या एक विशेष संबंध की चर्चा है। तो ये जो है साधारण परिकल्पना कहलाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जटिल परिकल्पना में कितने चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है? 2, 3, 4, 5 कितने? ये हमारा सवाल है। तो इसमें है कि इसमें एक और विकल्प जोड़ लीजिए कि ई विकल्प जोड़ लीजिए ऑल। आपको बताओ जटिल परिकल्पना में 2, 3, 4, 5 ये सारे चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। देखिए परिकल्पना के आपको कई जगह कई तरह के भेद मिलेंगे, पर जो मूल है वो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि जटिल परिकल्पना जो होती है उसमें 2 या 2 से अधिक चरों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब 2 से ज़्यादा चर कैसे होंगे ये आपको थोड़ा सा दिमाग में जा नहीं रहा होगा, तो मैं उन लोगों के लिए बताऊँ कि साधारण परिकल्पना में क्या समझे कि बच्चों को सीखने में पुरस्कार का सराहनीय प्रभाव पड़ता है, मतलब सीखना और पुरस्कार 2 ही चर है। अब 2 से ज़्यादा चर वाला मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अंग्रेजी माध्यम के निम्न उपलब्धि के छात्रों का व्यक्तित्व हिंदी माध्यम के उच्च उपलब्धियों के छात्रों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, अंग्रेजी माध्यम के निम्न उपलब्धि के छात्र, मतलब जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है वो उसमें निम्न उपलब्धि लोअर लेवल के छात्रों का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी हिंदी माध्यम के जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं उसके उच्च उपलब्धियों के छात्रों की अपेक्षा, मतलब हायर लेवल के छात्रों की अपेक्षा उससे भी अधिक परिपक्व होता है। तो ये बोल रहा है कि मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम वाला होता है उसमें लोअर लेवल वाला भी हिंदी मीडियम के हायर लेवल वाला से ऊपर होता है। किसके मामले में? पर्सनैलिटी के मामले में। तो इस परिकल्पना में हिंदी अंग्रेजी माध्यम एक चर हुआ, निम्न उच्च उपलब्धि ये दूसरा हुआ, निम्न उच्च उपलब्धि स्तर। फिर तीसरा क्या हुआ? क्या हम बोले कि अंग्रेजी माध्यम के निम्न उपलब्धि के छात्रों का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी तीसरा चर हो गया। तो 3 प्रकार के चर सम्मिलित हो गए। तो यह क्या हो गया? एक जटिल परिकल्पना हो गई। देखिए चरों की संख्या के आधार पर हाइपोथेसिस को 2 भाग में बांटा गया परिकल्पना को, एक सामान्य परिकल्पना एक जटिल परिकल्पना। सामान्य परिकल्पना बताया आपको, साधारण परिकल्पना आपको इससे पिछला जो प्रश्न था
जिसमें कि दो चर के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, और दो या दो से ज़्यादा चरों का जब अध्ययन करते हैं तो वो जटिल परिकल्पना होती है। शोध परिकल्पना से संबंधित सत्य कथन है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि शोध परिकल्पना से संबंधित कथन है। शोध परिकल्पना, आपको बताओ कि विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना के 3 प्रकार हैं। ठीक, एक है शोध परिकल्पना, फिर शून्य परिकल्पना और सांख्यिकीय परिकल्पना। ऐसे चरों की संख्या के आधार पर 2 है, सामान्य परिकल्पना और जटिल परिकल्पना। 2 चर हो समान, 2 से ज़्यादा हो जटिल। पर विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर हाइपोथेसिस के 3 प्रकार है, शोध परिकल्पना और फिर शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, फिर सांख्यिकीय परिकल्पना। तो हमारा सवाल है कि शोध परिकल्पना से संबंधित कथन है। इसे कार्यरूप परिकल्पना या कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। बिल्कुल, शोध परिकल्पना ये किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इस परिकल्पना की उद्घोषणा बड़े विश्वास के साथ करते हैं। जो रिसर्चर होता है वो बोलता है कि मतलब उनके मन में विचार रहता है कि हमारी यह परिकल्पना क्या होगी, सत्य साबित होगी। तो ये जो पहला विकल्प है इसे कार्यरूप परिकल्पना या कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ये बिल्कुल सही विकल्प है। शोध परिकल्पना 5 प्रकार की होती है। नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। शोध परिकल्पना एक्चुअली में 2 प्रकार की होती है। ये कथन आपका बी जो है वो गलत हो गया। अब 2 प्रकार की कौन कौन होती है ये मैं बताओ। शोध परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, एक दिशात्मक, दूसरा गैर दिशात्मक। शोध परिकल्पना के लिए आपको और बताओ कि मैंने इसमें बताया कि ये किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए करके सीखने से प्राप्त अधिगम सुदृढ़ व अस्थायी होता है। आसान एग्जाम्पल है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। करके सीखना मतलब व्यवहारिक ज्ञान। कोई भी चीज़ हम जब करके सीखते हैं, प्रैक्टिकली होके सीखते हैं, तो वो उससे जो अधिगम मतलब लर्निंग जो प्राप्त होता है वो सुदृढ़ भी होता है और दिमाग में स्थायी रूप से बैठ भी जाता है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो परिकल्पना है, ये परिकल्पना करके सीखने एक सिद्धांत है। पढ़े आप, करके सीखना बिल्कुल पढ़े आप टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, अतः यह क्या कहलाएगी, शोध परिकल्पना। ठीक, तो ये जो शोध परिकल्पना होगी ये एक फिक्स सिद्धांत पे आधारित होती है। डी विकल्प है, शोध परिकल्पना किसी सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, ये तो एकदम सही है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो शोध परिकल्पना के बारे में जो पहला कथन है, परिकल्पना कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं या कार्यरूप परिकल्पना कहते हैं, सत्य है। यह 2 प्रकार की होती है, ये भी सत्य है। और यह किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती है, ये भी कथन सही है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि करके सीखने से प्राप्त अधिगम सुदृढ़ व स्थायी होता है। ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, अतः यह शोध परिकल्पना होगी। बिना सिद्धांत के हम परिकल्पना नहीं ले सकते, ये ने पहले भी बताया है। तो इसमें विकल्प ए, सी और डी ये तीनों सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शून्य परिकल्पना की विशेषताएं हैं। अब शून्य परिकल्पना आ गया, नल हाइपोथेसिस, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपको पेपर 1 में ये हमेशा हर एक साल समझिए इससे एक प्रश्न रहता ही है। आपको बताओ, ये जो नल हाइपोथेसिस होता है इसको मैं विकल्प के आधार पर समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला विकल्प है हमारा, यह शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। जी बिल्कुल, यह शोध परिकल्पना के बिल्कुल ही विपरीत होती है। यानी कि शोध परिकल्पना में हम जो कोई भी बात करेंगे इसके ठीक विपरीत ये नल हाइपोथेसिस होगा। अच्छा, ये आपको मैं पहले ये बता दूँ थोड़ा सा पीछे कि शोध परिकल्पना के जो 2 प्रकार होते हैं, ये 2 कौन कौन होते हैं। एक होता है दिशात्मक, एक होता है गैर दिशात्मक परिकल्पना। दिशात्मक का एग्जाम्पल एकदम आसान दे के आपको समझाता हूँ। ऐसे कहेंगे कि मान लीजिए हम किसी वर्ग में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो छात्र या छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, तो हम सीधे बोलेंगे कि इस वर्ग के लड़के और लड़कियों के मार्क्स में डिफरेंस है। क्लियर, इस वर्ग के लड़के और लड़कियों के मार्क में डिफरेंस है। तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है
कितना डिफरेंस है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, कुछ पता चल रहा है? सिर्फ पता चला है कि इस वर्ग के लड़के और लड़कियों के प्राप्त अंकों में अंतर है, डिफरेंस है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसको कहेंगे गैर दिशात्मक परिकल्पना। ये शोध परिकल्पना के दो प्रकार होते हैं, दिशात्मक गैर दिशात्मक। तो गैर दिशात्मक समझ के जिसमें कोई डायरेक्शन ना पता चले, और दिशात्मक जिसमें डायरेक्शन हो। यही बोल देंगे कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों ने छात्राओं से ज़्यादा अंक प्राप्त किया, या ऐसे बोल सकते हैं कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्राओं ने छात्रों से ज़्यादा अंक प्राप्त किया। तो इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों ने छात्राओं से कम अंक प्राप्त किया। तो कम या ज़्यादा ये बताया जा रहा है, तो दिशा इसमें स्पष्ट है, तो इसे कहेंगे दिशात्मक परिकल्पना, और जिसमें कोई डायरेक्शन है उसको कहेंगे गैर दिशात्मक शोध परिकल्पना। तो शोध परिकल्पना के दोनों प्रकार समझ गए। और ये नल हाइपोथेसिस होगा 47 का विकल्प ए जो हम देख रहे थे, यह शोध परिकल्पना के ठीक उल्टा होगा, विपरीत होगा। मतलब इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी मतलब कि कोई दिशा कुछ आइडिया ही नहीं लगा। देखिए मैं इसको समझाऊंगा तो क्लियर होगा। पहला, यह शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। बिल्कुल, चरों के बीच इसमें कोई अंतर ही नहीं होता है। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल दूँ कि जैसे मैंने वहाँ बताया था कि करके सीखने से प्राप्त अधिगम सुदृढ़ व अस्थायी होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था शोध परिकल्पना के से मतलब कि उसका उदाहरण देते हुए कि यह सिद्धांत पदार्थ होता है। तो इसका हम अगर नल हाइपोथेसिस लेंगे इस सेंटेंस का कि करके सीखने से प्राप्त अधिगम सुदृढ़ व अस्थायी होता है, तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, शून्य परिकल्पना हो जाएगा करके सीखने से प्राप्त अधिगम सुदृढ़ व अस्थायी नहीं होता है। सीधा उल्टा, मतलब दो चरों के बीच कोई अंतर नहीं, ऐसा हम इसमें अध्ययन करते हैं। अगर कोई बता दे कि लड़का लड़की, जैसे कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाली बात कर रहे थे कि लड़कियों ने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में लड़कों से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो इसका नल हाइपोथेसिस होगा, इसका नल हाइपोथेसिस ये हो जाएगा कि इसमें मतलब कि ज़्यादा अंक नहीं प्राप्त किए, नहीं लगा देंगे। मतलब कि कभी भी इसमें नल हाइपोथेसिस में एकदम उलट हो जाता है। ये दो चरों के बीच कोई अंतर ही मतलब कि नहीं होने की बात करते हैं। इससे भी मैं एक्यूरेट एग्जांपल दूँ, ये थोड़ा कि मान लीजिए कि हम कहेंगे कि लड़के और लड़कियों के बीच इस वर्ग के लड़के व लड़कियों के बीच अंतर है, या पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र और छात्राओं के बीच अंतर है। लेकिन हम शून्य परिकल्पना जो इसका करेंगे, ये सामान्य परिकल्पना होगी, शोध परिकल्पना होगी। शून्य परिकल्पना करेंगे तो यह हम मानेंगे कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र और छात्राओं के बीच कोई अंतर नहीं है, ये मान के हम चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, शून्य परिकल्पना हो जाएगी। मतलब कि इसमें जो होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, वो क्या संबंध है, शून्य संबंध है। ये होती है नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। तो इसमें यह जो पहला विकल्प है शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है, और इस परिकल्पना के हम माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। तो ये जो 47 होगा, इसका विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है कि सांख्यिकीय परिकल्पना से जुड़े सत्य कथनों को चिन्हित करिए। तो मैंने आपको अभी बताया था कि विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना के 3 प्रकार होते हैं। शोध परिकल्पना, जिसके 2 प्रकार, कौन, दिशात्मक गैर दिशात्मक। फिर दूसरा परिकल्पना होता है शोध परिकल्पना के बाद विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर शून्य परिकल्पना, और तीसरा सांख्यिकीय परिकल्पना। तो सांख्यिकीय परिकल्पना का पहला विकल्प है कि इसमें शोध व शून्य परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही है। सांख्यिकीय परिकल्पना में हम शोध व शून्य परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में व्यक्त करते हैं। आप कैसे व्यक्त करते हैं, देखिए, शोध परिकल्पना के लिए विशेष संकेत H0 का प्रयोग किया जाता है, और शून्य परिकल्पना के लिए विशेष संकेत H1 का प्रयोग किया जाता है।
और डी विकल्प है सभी सही। तो इसमें जो शोध परिकल्पना के लिए विशिष्ट संकेत का जो प्रयोग होता है वह होता है, शोध परिकल्पना के लिए जो विशिष्ट संकेत का प्रयोग होता है वो होता है H1। और ये जो शून्य परिकल्पना के लिए H0, H से हाइपोथेसिस, 0 से शून्य। तो शून्य परिकल्पना 1 से जो डिनोट करते हैं तो शोध परिकल्पना डिनोट किया जाता है। तो ये हम सांख्यिकीय परिकल्पना होती है, स्टैटिस्टिक हाइपोथेसिस। तो इससे जुड़े सत्य कथन जो थे तो बी और सी दोनों कथन गलत है, ये एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसका सिर्फ विकल्प ए सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं हम 49 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि हमारा पिछले वीडियो का होमवर्क था कि अंतर संबंधों के अध्ययन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। यही हमारा होमवर्क था पिछले वीडियो में। इसके विकल्प है 2, 3 और 5। तो ये जो अंतर संबंधों का अध्ययन होता है वह 3 प्रकार का होता है। केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन, फिर कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन और संवादात्मक अध्ययन, यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज के हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़े कि अनुसंधान कार्य में परिकल्पना का कार्य है दिशा निर्देश देना, प्रमुख तथ्यों का चुनाव करना, पुनरावृत्ति को संभव बनाना, निष्कर्ष निकालने एवं नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो ये आज का आपका होमवर्क है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाए 50 नंबर प्रश्न लिखे और उसके नीचे विकल्प लिखे ए, बी, सी या डी कौन सा सही है। इसमें से ए, बी, सी, बी, सी, डी, ए, सी, डी या डी में ऑल, इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये आप उत्तर में लिखे। आसान प्रश्न है, मैंने जितने भी इस वीडियो में जो बताया है ध्यान से सुनिएगा तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 वीडियो में कुल 50 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। मैं समझता हूँ कि आपका अब रिसर्च एप्टीट्यूड संबंधी बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 या इतिहास से संबंधित पेपर 2 में, जो कि मैं इतिहास का भी नियमित क्लास लेता हूँ, तो उससे संबंधित जब कोई भी वीडियो देखते, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 का, तो उसके पूर्ण फायदे के लिए आप नोट्स ज़रूर बनाएं। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, फिर बैक कर सकते हैं, ताकि आप सारे शब्दों को सुन सके और फिर उसे अपने नोट्स में ऐड कर सके। आप एग्ज़ाम की बिल्कुल चिंता ना करें, बस दोनों पेपर पे बराबर फोकस करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग पहली बार आए थे इतनी ज़ोर से लाल बटन दबा के सब्सक्रिप्शन करें कि आवाज़ मेरे कानों तक आए। और साथ ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। और अपने प्रसिद्ध नारे के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की बार JRF फॉर वार। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।